स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सीवी क्लासेस में। एनसीईआरटी सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास को शुरू किया है और उस क्रम में यह हमारा चौथा और अंतिम वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार, जिसमें कि पहला प्रश्न है 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पेंथिक लॉरेंस ने किया था। अगला प्रश्न है भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन कौन थे। तो जो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन बना था उसके सदस्य थे पेंथिक लॉरेंस, स्टोपर्ट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और अगर बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष या फिर इसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो थे सर पेंथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था, तो वह था कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में किसके प्रमुख थे। तो जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उस समय बलदेव सिंह रक्षा विभाग के प्रमुख थे, अर्थात ये रक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था वे कौन थे। तो क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। अगला प्रश्न है जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न है 1946 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें कि कितने सदस्य शामिल थे। तो उसमें 3 सदस्य शामिल थे जिनकी चर्चा हम लोगों ने ऊपर की है। अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को भारत की संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था। तो वह था संयुक्त प्रांत, जिसको कि इस समय यूपी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था। तो वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है 1946 ईस्वी में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसको आमंत्रित किया था। तो लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को 1946 ईस्वी में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अगला प्रश्न है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो 24 अगस्त 1946 ईस्वी को ब्रिटिश भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो उस समय अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 ईस्वी से लेके कुल 1946 ईस्वी तक 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह घोषणा 1939 ईस्वी में किसने की थी। तो यह घोषणा महात्मा गांधी ने की थी। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, स्टेटमेंट है कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। यह घोषणा महात्मा गांधी द्वारा की गई, इसको ध्यान रखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता या फिर स्वतंत्र भारत। प्रश्न है माउंटबेटन प्लान जून 1947 ईस्वी में किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया गया, अर्थात माउंटबेटन प्लान जब आया तो उसके द्वारा किस प्रांत में जनमत संग्रह कराया गया। तो वह था बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है भारत के विभाजन की योजना को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के विभाजन को जून योजना या फिर 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि माउंटबेटन जो प्लान था वह जून में ही आया था, जून 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के किस गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट पर तिरंगे झंडे को फहराया था। अगला प्रश्न है वह रियासत जिसने 1947 ईस्वी में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी किंतु बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था, वह प्रांत कौन सा था। वह था जूनागढ़ प्रांत। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं।
तो पहला कथन यह है कि यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संस क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की संसद में ही भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम पारित हुआ था। अगला स्टेटमेंट है, इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान यह था कि ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी से दो नए एवं पूर्ण प्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। ये बात बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत को भारत एवं पाकिस्तान दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदबंदी रेखा या फिर सीमा रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 ईस्वी को कौन सी लाइन बनाई गई या फिर प्रकाशित की गई? तो वह थी रेड क्लिफ लाइन। और सामान्यतः भूगोल में भी आप लोग पढ़ेंगे कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। और वहीं अगर भारत और चीन की रेखा की बात करें तो उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 ईस्वी में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। वह कौन से संधि पत्र में प्रस्तावित किया था? तो वह शिमला संधि पत्र में जिसको है प्रस्तावित किया था। अच्छा, जैसा कि मैकमोहन रेखा विदेशियों द्वारा थोपी गई थी, तो ऐसी रेखा को अध्यारोपित रेखा भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को किसने घोषित किया था कि जून 1948 ईस्वी तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो वे थे क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न है, वह प्रावधान जो 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था, वह प्रावधान कौन सा था? वह था भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कहाँ पे थे? तो उस दिन महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। अगला प्रश्न है, भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी कब? 3 जून 1947 ईस्वी को, और इसी को जून प्लान भी या फिर जून योजना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत को मिली आज़ादी के वक्त कौन सा समय था? तो आधी रात को भारत को आज़ादी मिली थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी, कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत एक संप्रभु गणराज्य बना, कब बना? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्रदान हुई थी? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को या फिर स्वाधीनता विधेयक को इंग्लैंड के संसद में राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। हमारा अगला टॉपिक है, भारत का संवैधानिक विकास। पहला प्रश्न है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका था? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अगस्त 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ था वह कौन थे? वह थे महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि यह उस समय कलकत्ता में थे। अगला प्रश्न है, भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 1947 ईस्वी में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो 18 जुलाई 1947। हालांकि इसको हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी है। अगला प्रश्न है, माउंट बेटन योजना किस आधार पर बनी थी? तो देश के विभाजन के आधार पर माउंट बेटन योजना बनी थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत के विभाजन के विपक्ष में मतदान किसने किया था? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, आज़ादी के पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी, किसके द्वारा? तो आज़ादी के पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को किस नाम से जाना गया? तो वह माउंट बेटन योजना के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन लॉर्ड एटली ने दिया था। लॉर्ड एटली ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, किंतु यहाँ के लोग ही भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी वह कौन सा था? वह योजना थी माउंट बेटन योजना, जिसको कि जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? तो महात्मा गांधी उस समय नई दिल्ली में थे जब क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी वह कौन सा था? वह था पंजाब। अगला प्रश्न है, भारत की रियासतों के एकीकरण में
किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो भारत के रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे? वह था शिमला समझौता या फिर शिमला संधि। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था वह क्या था? वह था भारत सरकार अधिनियम 1919, जो कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर उसके रिपोर्ट पर आधारित अधिनियम था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण यह था कि यह कमीशन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने की योग्यता को परखने हेतु था, किंतु इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और जिस कारण इसका विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साथ ही साथ साइमन कमीशन में सभी व्यक्ति अंग्रेज थे, जिसके कारण इसे श्वेत आयोग का नाम भी दिया गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार के किस अधिनियम के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके द्वारा बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, वह अधिनियम कौन सा था? वह था विनियमन अधिनियम 1773। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 ईस्वी को किसके रूप में जाना जाता है? तो 1813 ईस्वी के अधिनियम को चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को दासता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? तो वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू ने दासता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसके प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासित किया जाना तय किया गया, वह अधिनियम कौन सा था? वह था भारत सरकार अधिनियम 1858। जब 1857 में क्रांति हुई तो उसके बाद इंग्लैंड के क्वीन ने या फिर इंग्लैंड के क्राउन ने पूरा राजनीतिक अधिकार अपने हाथ में ले लिया और 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1726 ईस्वी में कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना की गई थी। हालांकि अगर सबसे पहले नगर निगम की बात की जाए तो वह मद्रास राज्य में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, वह किसके आधार पर पारित हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज या फिर क्राउन के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया, वह अधिनियम कौन सा था? वह था चार्टर अधिनियम 1853। अगला प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति कब प्रदान की थी? तो वह 1909 ईस्वी में प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, 1909 ईस्वी में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो वह था मार्ले मिंटो सुधार और इसके द्वारा ही मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए क्या पेश किया गया था? तो वह था मार्ले मिंटो सुधार विधेयक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी आधारित था। किस पर आधारित था? एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, वह कैबिनेट मिशन जिसने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, वह कौन सा प्लान था? वह था कैबिनेट मिशन योजना 1946, जिसके द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था, इसका गठन किया गया था किस योजना के अंतर्गत? तो इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारियों के लिए खोल दिया गया था, वह अधिनियम कौन सा था? वह था 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता को किस भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था? तो वह अधिनियम था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता को वर्णित किया गया था। प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था।
किसके द्वारा? तो चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने वो कौन थे? वह थे लॉर्ड कैनिंग। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो यह 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, वह अधिनियम कौन सा था? वह था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि भारतीय शासन अधिनियम नहीं है, यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम। तो कई बार एग्जामिनर आपको भारतीय परिषद अधिनियम के स्थान पे भारतीय शासन अधिनियम भी दे सकता है, तो वो आंसर गलत होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय या फिर विभाग द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था? तो वह अधिनियम कौन सा था? वह था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसको भी ध्यान रखेंगे, यहाँ भी परिषद ही है। अगला प्रश्न है, 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो वह अधिनियम था 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, वह अधिनियम कौन सा था? वह था चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था, वह कानून कौन सा था? वह था चार्टर एक्ट 1853। प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई, कब की गई? तो 1892 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति दी गई थी, किसके द्वारा? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति दी गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? भारत में सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी, किसकी व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, और इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही, कब से कब तक? तो 1921 ईस्वी से लेकर 1937 ईस्वी तक भारत में द्वैत शासन प्रणाली कार्यान्वित रही। अगला प्रश्न है, किसने 1935 ईस्वी के अधिनियम के बारे में कहा था कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उन्होंने इस अधिनियम के बारे में कहा था कि इसमें यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो यह कथन भी जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के बारे में कहा था। उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया, वह क्या था? वह था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, जो कि 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत दिया गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके संस्थापक, जिसमें कि पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई, किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। प्रश्न है, चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण क्या है? तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया और इसके अंतर्गत कुल 1 लाख रुपए की राशि भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मंजूर की गई। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की स्वीकृति दी गई, वह कौन सा था? वह था 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो सुधार। यहाँ पे 1909 होगा, 1919 नहीं होगा, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध रही हैं, कौन रही हैं? तो एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 ईस्वी में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो 1917 ईस्वी में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान ने किस संगठन को स्थापित किया था? तो ऑल इंडिया मोहम्मडम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किस लिए हुआ था? तो मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ देवदासियों की मदद के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है, अच्छा देवदासी क्या होती हैं? जो महिलाएं या फिर जो औरतें अपना पूरा जीवन मंदिर में भगवान की आराधना में बिता देती हैं, उन्हें देवदासी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोपी मोहन देव ने कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा किसने दी थी? तो इवान इलिच ने डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा दी थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। अच्छा, डी स्कूलिंग क्या होती है? जैसे मान लेते हैं कि कोई लड़का स्कूल में पढ़ता है तो उसकी सारी पढ़ाई उसके घर पर ही प्रदान करना डी स्कूलिंग कही जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता कौन था? तो वह थे फजलुल हक। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः किसके कारण थी? वह थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के कारण ही भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता थी। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो जब हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई तो उसके संस्थापक अध्यक्ष जीडी बिरला थे। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो हरिजन सेवक संघ का पहले का नाम या फिर पूर्व नाम ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था। अगला प्रश्न है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, दारुल उलूम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा दारुल उलूम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। अब चलिए हम कुछ प्रमुख संगठन और उनके संस्थापकों के बारे में जानते हैं जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है, इंडियन नेशनल आर्मी की संस्थापक कौन थे? वह थे रास बिहारी बोस एवं सुभाष चंद्र बोस। दूसरा नंबर है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना ने। तीसरा है, मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर या फिर वीडी सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की थी। चौथा है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। और वहीं भारतीय होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब हम कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित संगठनों के बारे में पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है, सरदार अजीत सिंह किससे संबंधित थे? तो वह भारत माता सोसाइटी से संबंधित थे। अगला है, भगत सिंह किससे संबंधित थे? तो भगत सिंह नौजवान भारत सभा से संबंधित थे। तीसरा है, चंद्रशेखर आज़ाद किससे संबंधित थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी या फिर रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे। चौथा है, विनायक दामोदर सावरकर किससे संबंधित थे? तो वह अभिनव भारत समाज से संबंधित थे। अब हम कुछ प्रमुख संगठन और उनकी स्थापना वर्षों के बारे में जानेंगे क्योंकि अब ईस्वी या फिर सन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। पहला है, सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस की स्थापना कब हुई थी? 1825 ईस्वी में। दूसरा है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1876 ईस्वी में। तीसरा है, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 ईस्वी में। चौथा है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। अब हम भारत के विभिन्न गवर्नरों, गवर्नर जनरलों और वायसरायों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के परिणाम स्वरूप पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारत में किसने मिला लिया? तो द्वितीय अंग्रेज सिख या फिर द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। अगला प्रश्न है, किसने अफगानिस्तान पर आक्रमण की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया जिसके परिणाम स्वरूप ही प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ? वह थे लॉर्ड ऑकलैंड। अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। अगला प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा किस वायसराय के कार्यकाल में चला था?
तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में मेरठ षड्यंत्र मुकदमा चला था। अगला प्रश्न है, कौन सा पीट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? तो वह पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी? कब से कब तक? 1813 से 1823 ईस्वी तक। तो वह गवर्नर जनरल कौन था जिसके काल में सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की गई थी, और जब कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या फिर सर्वोच्च था, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी, तो वह थे लॉर्ड हेस्टिंग, जिन्होंने सर्वोच्चता की नीति का प्रारंभ किया। प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधारों की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? तो 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1809 ईस्वी में किसने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वह थे चार्ल्स टी मेटकाफ। तो पूछा जाए कि अमृतसर की संधि पर किसके किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के। अगला प्रश्न है, किसने एक नई नीति तैयार की जिसे कि व्यापकगत सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है? तो वह था लॉर्ड डलहौजी। इस नीति का एक अन्य नाम राज्य हड़प नीति भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक संहिता को डिजाइन किया था। अगला है, एल्फिंस्टन 1819 से 1827 ईस्वी के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? तो एल्फिंस्टन 1819 से 27 के बीच बॉम्बे प्रांत के गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो स्थायी बंदोबस्त लागू करने समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक या फिर फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या का आरोप किस गवर्नर जनरल पर लगाया गया? तो वह गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, जिस पर कि राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप लगाया गया। प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहा था कि ये चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? तो लॉर्ड डलहौजी ने उपर्युक्त कथन अवध राज्य के बारे में कहा था। उसने कहा था कि अवध जो है वह चेरी का फल है और एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया किसके द्वारा? तो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस थे, और इस्तमरारी बंदोबस्त को ही स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे जब पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में किया गया। अगला प्रश्न है, किसने अवध को आसान क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी ने ही कहा था कि यह चेरी का फल एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा। प्रश्न है, बनारस के किस राजा को 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो वह राजा थे चैत सिंह या फिर चेत सिंह। प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव 1743 ईस्वी में भारत आए थे। अगला प्रश्न है, 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था? तो वह थे लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, 1877 ईस्वी में किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो वह वायसराय कौन थे? वह थे लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे?
तो 1773 से 1775 ईस्वी तक वॉरेन हेस्टिंग ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1773 से 1785 ईस्वी तक। प्रश्न है 1885 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, किसको? कॉलिन मैकेंजी को 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। प्रश्न है कार्नवालिस कोड लागू किया गया था, कब किया गया था? तो 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1884 ईस्वी में लागू किए गए एल्बर्ट बिल से संबंधित था, कौन थे? तो लॉर्ड रिपन जो थे वह 1884 ईस्वी में लागू किए गए एल्बर्ट बिल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के महाराज्यपाल या फिर गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि प्रदान की गई थी, कब की गई थी? 1858 ईस्वी में और इसके अंतर्गत जो सबसे पहले वायसराय बने थे वह कौन थे? वह थे लॉर्ड कैनिंग, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और यह अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे भारत के। प्रश्न है किसने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था जो बाद में भारतीय आपराधिक संहिता का आधार बना? वह थे थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि कौन अंतिम मुगल शासक होगा और उसकी मृत्यु के बाद उसके कोई भी वंशज राजाओं के रूप में मान्य नहीं होंगे। तो वह अंतिम मुगल शासक कौन थे? वह थे बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है वह सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय मित्र राष्ट्रों को बाहरी और आंतरिक खतरों से उनकी सत्ता की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वह लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई थी और उसका नाम क्या था? सहायक संधि, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। प्रश्न है भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो वह वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित करने, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी, वह वायसराय कौन थे? वह थे वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है एचिसन कमीशन 1886 को किसके सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो एचिसन कमीशन को भारतीय नागरिक सेवाओं को सुधार के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 ईस्वी में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? वह थे जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? वह था लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन संबंधित थे किससे? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, तो यह बंगाल विभाजन से संबंधित थे। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत के किस वायसराय ने 1943 ईस्वी के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो वह था लॉर्ड लिनलिथगो, जिन्होंने बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया था और सेना को भूख पीड़ितों को उनकी सहायता के लिए आदेश दिया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वह थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और पूछा जाए कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न है वह गवर्नर जनरल जिसने पैरामाउंटेसी नामक नीति का आरंभ किया था वह कौन था? वह था लॉर्ड हेस्टिंग। अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे कि पैरामाउंटेसी नामक नीति का आरंभ लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। प्रश्न है भारत का पहला वायसराय बना था कौन? तो लॉर्ड कैनिंग, जिसके बारे में ऊपर हम लोगों ने चर्चा भी की थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? वह थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है बंगाल के
पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था? किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। अगला प्रश्न है 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वह थे लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः लौट गया कब? 1767 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत का वह वायसराय जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था, वह कौन थे? वह थे लॉर्ड रिपन। अच्छा, बार बार इल्बर्ट बिल आ रहा है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इल्बर्ट बिल ऐसा बिल था जिसके द्वारा भारतीय जो न्यायाधीश थे वे भी यूरोपीय लोगों के प्रति मुकदमा दायर कर सकते थे या फिर उनका निर्णय ले सकते थे। तो इसका विरोध हुआ काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण इस बिल को वापस ले लिया गया था। तो यही था इल्बर्ट बिल, और पूर्ववत नियम यही रहा कि यूरोपीय लोगों पे यूरोपीय न्यायाधीश ही अपना निर्णय देंगे। अगला प्रश्न है 1798 ईस्वी में कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? वह था लॉर्ड वेलेस्ली। इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत का वह वायसराय जिसने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? वह था लॉर्ड रिपन, और इसको स्थानीय प्रशासन का जनक भी कहा जाता है, इसी कारण इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? वह थे लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे। अगला प्रश्न है 1912 ईस्वी में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो वह थे लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था, यह किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भारत में सती प्रथा का अंत किया गया था, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका राजा राम मोहन राय ने निभाई थी। प्रश्न है वह वायसराय जिसने 1929 ईस्वी में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज या फिर डोमिनियन स्टेट्स के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी, वह वायसराय कौन था? वह था लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव दिया था? वह था लॉर्ड लिटन। तो पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में आया था? तो वह लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत के वह वायसराय जिसने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था, वह कौन थे? वह थे लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह प्रतिपादित की गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। और वह कौन सी संधि थी? वह थी सहायक संधि। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सहायक गठबंधन 1798 ईस्वी में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो वह थे लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है रॉबर्ट क्लाइव ने कहाँ पर एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर से नवाब बनाया गया? तो वह प्रांत था बंगाल प्रांत। अगला प्रश्न है सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे कि किसके द्वारा पेश किया गया था? तो वह लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश किया गया था। प्रश्न है वर्ष 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो वह थे लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है 1781 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कहाँ पर मदरसे का निर्माण करवाया? तो वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसे का निर्माण करवाया था। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न है बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बंगाल सती विनियमन 1829 लाया गया। अगला प्रश्न है वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष या फिर सिपाही विद्रोह हुआ था, वह कौन थे? वह थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। अगला प्रश्न है 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का क्या नाम था? तो वह सुधार था व्यापगत सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर राजहड़प नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1848 ईस्वी में। प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
प्रश्न है आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है या फिर किसे माना जाता है? तो आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। प्रश्न है ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक या फिर फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे माना जाता है? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह कथन लॉर्ड डफरिन ने कहा था। और भारत में कांग्रेस की स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड डफरिन ही था। अगला प्रश्न है लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसे संबोधित किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वह कौन था? वह था लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है भारत में डाक टिकट का चलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था किसके द्वारा? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। अगला प्रश्न है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी तो वह वायसराय कौन था? वह थे लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी किसने की थी? तो भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है और गाजीपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह था लॉर्ड हेस्टिंग। अगला प्रश्न है किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। अगला प्रश्न है द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक कर्जन द्वारा लिखी गई थी द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट जिसके लेखक लॉर्ड कर्जन थे। अगला प्रश्न है भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया था किसने? चार्ल्स मेटकाफ ने और इसी कारण चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था वह कौन थे? वह थे लॉर्ड एलन बोरो। तो भारत में दास प्रथा का समापन किसने किया था? लॉर्ड एलन बोरो ने। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग जो था वह भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। अगला प्रश्न है दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर किसके ऊपर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। अगला प्रश्न है तथाकथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह कौन था? वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो था वह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है भारत में दीपावली घोषणा की थी किसने की थी? तो लॉर्ड इरविन ने भारत में दीपावली घोषणा की थी। अगला प्रश्न है भारत में सर जॉन शोर की नीति को दर्शाया गया है किसके रूप में? तो गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में सर जॉन शोर की नीति को भारत में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। तो जब 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया उस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और इन्होंने कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण किया था। हमारा अगला टॉपिक है विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक तथा संपादक, विभिन्न कथन और प्रमुख नारे। इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया गया था किसके द्वारा? तो जॉर्ज विटेट द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया गया था। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? तो वो जॉर्ज विटेट थे। हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्रसिद्ध स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भारत में प्रसिद्ध स्वामी नारायण या फिर अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इंडिया गेट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? तो इंडिया गेट जो है वह फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन जिसे कि वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई के नाम से जाना जाता है वह किस कालावधि में बनाया गया था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल
1878 ईस्वी से लेके 1888 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पटियाला में स्थित शीश महल किसने बनवाया था? तो पटियाला में स्थित शीश महल को महाराजा नरिंदर सिंह द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्टर हैं जिन्हें किस शहर का डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने नई दिल्ली का डिज़ाइन बनाया था। अगला प्रश्न है, कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था? तो यह निर्माण 1833 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, कौन? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, वाई आई एम एन एथीस्ट, वाई आई एम एन एथीस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक भगत सिंह द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? तो इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता श्री बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार का संपादन किया था? तो यंग इंडिया अखबार का संपादन गांधी जी ने अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई? मोहनदास करमचंद गांधी या फिर महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने इंडियन होम रूल पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? तो दास कैपिटल को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं। और अगर पूछा जाए दास कैपिटल के लेखक कौन हैं, तो कार्ल मार्क्स जो है वह दास कैपिटल के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो आनंद मठ जो है वह बंगाली भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई? तो श्री अरविंदो घोष द्वारा द लाइफ डिवाइन लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक में महात्मा गांधी के लेखों और भाषणों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब कौन सी थी? अनआइलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक जो है वह बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवादित करने का श्रेय किसको दिया गया? तो चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, द एनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी कारपोरेट वायलेंस एंड द पिलेज ऑफ एन अम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक विलियम डेल रिम्पल ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद नामक नारा दिया था। अगला प्रश्न है, वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी वह कौन थे? वह थे बाल गंगाधर तिलक। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे लोकनायक है और यहाँ पे क्या है, लोकमान्य है। अगर लोकनायक की बात की जाए तो वह जयप्रकाश नारायण की उपाधि थी, और अगर लोकमान्य की बात की जाए तो वह बाल गंगाधर तिलक की उपाधि थी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से कौन सी उपाधि दी थी? तो गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, किसको पंजाब केसरी भी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनु के रूप में किसे जाना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 ईस्वी में हुआ था। कब इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया? तो इसका नाम 1861 ईस्वी में बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया था। किस समाचार पत्र का? तो द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का 1861 ईस्वी में नाम बदल के द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। अगला प्रश्न है, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 ईस्वी को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो वह कौन सा अखबार था या फिर उस अखबार का नाम क्या था? तो वह अखबार था उदंड मार्तंड।
कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, चार्ल्स विल्किंस का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो 1785 ईस्वी में चार्ल्स विल्किंस के भागवत गीता के अंग्रेजी संस्करण का प्रकाशन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय अंग्रेजों का सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने उपर्युक्त कथन किस पुस्तक में लिखा था? वह था कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया? तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बंगाली अखबार की स्थापना किया और उसका संपादन भी किया। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र बंगाल गजट जो कि 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और भारत का पहला समाचार पत्र था, उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक जेम्स अगस्ट हिक्की या फिर J.A. हिक्की थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र किसे माना जाता है? तो समाचार दर्पण को भारत का पहला स्थानीय भाषा में समाचार पत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रारंभ महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न है, 1914 ईस्वी में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना किसने की? तो कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? तो हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो मराठी में प्रकाशित होने वाले केसरी समाचार पत्र के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? तो अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले मराठा समाचार पत्र के संस्थापक भी बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया और बाद में दीनबंधु के नाम से जाना गया? वह थे C.F. एंड्रूज। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में किसने व्याख्यायित किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। स्टेटमेंट वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हर एक स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से अमृत है। यह कथन था किसका? स्वामी विवेकानंद का। अगला प्रश्न है, किसने सुरक्षा सिद्धांत या फिर सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो सेफ्टी वाल का सिद्धांत कांग्रेस के गठन के रूप में लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन लोकमान्य तिलक द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। यह कथन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी द्वारा यह कथन कहा गया कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? तो जब महात्मा गांधी की मृत्यु नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई तो जवाहरलाल नेहरू ने उसी समय महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई। अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई? महात्मा गांधी जी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। और कब दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह द्वारा। बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है, वह महान स्वतंत्रता सेनानी जिनको देशबंधु के नाम से जाना जाता था, वह कौन थे? वह थे चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, अ नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अ नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है? तो दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। मार्टिन लूथर कौन थे? तो यह एक धर्म सुधारक थे। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार किसे आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जाना जाता है? तो बांधों को जो है आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है, ऐसा विचार जवाहरलाल नेहरू का था। अगला प्रश्न है, स्वराज इज़ माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह कथन किसका है? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। अर्थात इसका मतलब यही है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बस इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे पूछ दिया गया है। इन सब चीज़ों को भी आप लोगों को ध्यान देते रहना है कि प्रश्न कैसे भी पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से मैंने इसमें कई रिपीटेड क्वेश्चन भी शामिल किए हैं ताकि आप लोगों को प्रश्नों को पूछने की प्रकृति का पता चले। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद नामक पदक से सम्मानित किया था। और कब किया था? जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाएं दे रहे थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? तो वह उपाधि थी कैसर ए हिंद। और कब त्याग दी गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? तो यह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, विस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को विस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए? तो यह शब्द महात्मा गांधी द्वारा कहे गए थे। अगला प्रश्न है, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा कथन किसने कहा था? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है दोनों, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो यह कथन दलाई लामा द्वारा कहे गए थे। अगला प्रश्न है, वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया, वह कौन था? वह स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख लिखा था, वह कौन थे? वह थे भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा ने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड नामक लेख लिखा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन है? तो बी आर नंदा और लुई फिशर जो हैं वह महात्मा गांधी के जीवनीकार हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन मिरर के संस्थापक N.N. सेन थे। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी चौपट राजा लिखा था। अगला प्रश्न है, वह आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, वह आंदोलन कौन था? वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जो गीत था वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। चलिए अब कुछ प्रमुख समाचार पत्रों और उनके प्रकाशकों के बारे में जानते हैं जो कि किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला है बंगाली, तो बंगाली समाचार पत्र को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने संपादित किया। दूसरा है बंगवासी, जिसको कि जोगेंद्र नाथ बोस ने संपादित किया। तीसरा है वंदे मातरम, जिसको कि अरविंद घोष ने संपादित किया। चौथा है अमृत बाजार पत्रिका, जिसको कि मोतीलाल घोष ने संपादित किया। अब हम कुछ प्रमुख लेखकों और उनसे संबंधित पुस्तकों के बारे में जानेंगे।
पहले लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। दूसरे हैं दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। तीसरे हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गीता रहस्य लिखा था। चौथे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ को लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? तो वर्ष 1961 ईस्वी में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। अगला प्रश्न है भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो 19 सितंबर 1961 ईस्वी को भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किया गया। अगला प्रश्न है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1954 ईस्वी तक पुर्तगाली उपनिवेश था? तो वह था दादर और नगर हवेली। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गईं? तो कुल स्वतंत्र रियासतें थी 562, जो कि स्वतंत्रता के बाद एकीकृत की गईं। अगला प्रश्न है वर्ष 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो वह था सिंधु जल संधि। अब हम कुछ प्रमुख समाचार पत्र या फिर पत्रिका और उनके प्रकाशन का स्थान अर्थात कहाँ पर वे प्रकाशित होती थी इनके बारे में जानेंगे। अगर हम स्वदेश नामक पत्र पत्रिका की बात करें तो वह गोरखपुर में प्रकाशित होती थी। भारत बंधु जो थी वह हाथरस में प्रकाशित होती थी। सत्यवादी जो थी वह आगरा में प्रकाशित होती थी और शक्ति नामक जो समाचार पत्र था वह अल्मोड़ा में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है कुछ समाचार पत्र और किस प्रांत में वे प्रकाशित होते थे उनके बारे में जानेंगे। पहला है अमृत बाजार पत्रिका जो कि बंगाल में प्रकाशित होती थी। दूसरा है वॉइस ऑफ इंडिया जो कि बम्बई में प्रकाशित होती थी। तीसरा है ट्रिब्यून जो कि पंजाब में प्रकाशित होती थी और चौथा है हिंदू जो कि मद्रास में प्रकाशित होती थी। कुछ परीक्षाओं में कुछ प्रमुख समाचार पत्र और वह किस भाषा में प्रकाशित होती थी इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में जानते हैं और तथा साथ ही साथ यह भी जानते हैं कि वह किस भाषा में प्रकाशित होती थी। अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण मराठी में प्रकाशित होती थी। अगर हम संवाद प्रभाकर की बात करें तो यह बंगाली में प्रकाशित होती थी। अगर मुंबई समाचार पत्र की बात करें तो यह गुजराती में प्रकाशित होती थी और अगर स्वदेश मित्रण की बात करें तो यह तमिल भाषा में प्रकाशित होती थी। इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है स्वतंत्रता के बाद भारत। इसके अंतर्गत हम लोग स्वतंत्रता के बाद जितनी भी प्रमुख घटनाएं हुई उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग 1947 ईस्वी तक का ही इतिहास पढ़ते हैं किंतु स्वतंत्रता के बाद से भी बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न है कि पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो पंचशील का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1961 ईस्वी में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने किस योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया? तो वह ऑपरेशन था ऑपरेशन विजय, जिसके अंतर्गत गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली उपनिवेश से मुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना का मसौदा या फिर ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो 1950 ईस्वी के सर्वोदय योजना का मसौदा या फिर ड्राफ्ट जेपी नारायण ने तैयार किया था। हमारा अगला प्रश्न है 1951 ईस्वी में तेलंगाना के पोच्चमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो उस आंदोलन को भूदान आंदोलन कहा जाता है और इसको किसने शुरू किया था? तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद जो समझौता था वह 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? तो कराची में जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में हुई सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में शामिल थी कितनी रियासतें? तो 565 रियासतें। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पिछली स्लाइडों में हम लोगों ने ये पढ़ा कि 562 देसी रियासतों को क्या किया गया था? एकीकृत किया गया था, लेकिन उसमें से 3 जो देसी रियासतें थीं उन्होंने अपने स्वतंत्रता की घोषणा की थी जिनको कि बाद में भारत में मिलाया गया था। वह कौन कौन सी थी? जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद थी। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है 1985 का असम समझौता 1985 ईस्वी में नई दिल्ली में किसके और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो वह समझौता राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए
प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन कब किया गया था? तो गांधी शांति पुरस्कार का सृजन 1995 ईस्वी में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ताशकंद समझौते पर लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, कब भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी? तो 1965 भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1972 ईस्वी का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो शिमला समझौता जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद गोवा की स्थिति क्या थी? तो गोवा जो था भारत की स्वतंत्रता के बाद पुर्तगाली राज्य था, मतलब उस पर पुर्तगाल का अधिकार था। अगला प्रश्न है, 1971 ईस्वी से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो पाकिस्तान से बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना? तो जनवरी 1972 ईस्वी में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। अगला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध जिसको कि साइनो इंडियन वार भी कहा जाता है, यह कब हुआ था? तो यह युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया? तो सन 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान की युद्ध विराम रेखा को LOC लाइन ऑफ कंट्रोल में परिवर्तित किया गया। अगला प्रश्न है, पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है वह कौन है? वह है लुई फिशर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किसने किया था? तो अरविंद घोष ने वंदे मातरम के साथ अपने आप को संबंध किया था। और अगर पूछा जाए कि वंदे मातरम किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो अंग्रेजी भाषा में। और यह भी पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम किस प्रकार का पत्र था? तो यह साप्ताहिक था। अब हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास का अंतिम टॉपिक है जो कि है विविध से। इसके अंतर्गत हम उन तमाम छोटे छोटे टॉपिकों से संबंधित सभी प्रश्नों को शामिल करेंगे जिनसे किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसी के साथ हम अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के NCERT सीरीज़ को समाप्त करेंगे। अगला प्रश्न है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन कब शुरू किया था? तो वर्ष 1616 ईस्वी में सबसे पहले डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन शुरू किया। अगला प्रश्न है, जापान में डार्लिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक कौन थे? वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहले वन महानिरीक्षक कौन थे? डायट्रिच ब्रैंडिस जो थे वह ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहले वन महानिरीक्षक थे। अगला प्रश्न है, भूदान योजना अर्थात भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? वह थे आचार्य विनोबा भावे। हमारा अगला प्रश्न है, किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो वह थे एडविन लुटियंस। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ भी लिया है। अगला प्रश्न है, 1930 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें कि उत्तर पश्चिमी भारत को मुस्लिम राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। यह सम्मेलन जो है वह कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह सम्मेलन इलाहाबाद में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? तो ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी। अगला प्रश्न है, जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय जम्मू और कश्मीर का शासक कौन था? वह थे हरि सिंह। अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया? तो 1969 ईस्वी में मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में बदला गया। अगला प्रश्न है, रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई। कभी कभी आपसे ये वर्ष पूछ देगा, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अकाल आयोग की जो स्थापना हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रिचर्ड स्टैची। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार कब पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध या फिर सत्याग्रह का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सत्याग्रह या फिर शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो का जन्म या फिर श्री अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में अरविंद घोष का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध कब शुरू हुआ? तो पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में शुरू हुआ था।
अगला प्रश्न है, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को किस युद्ध में परास्त किया था? तो वह था चिनहट का युद्ध, जिसमें कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म कौन सी है? वह फिल्म है हकीकत। अगला प्रश्न है, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक किस राज्य से संबंधित थे? तो स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक ओडिशा राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो गणेश उत्सव का आयोजन लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में एक हिंदू संगठन हिंदू महासभा की स्थापना एक संगठन के रूप में कब की गई? तो वह 1915 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1870 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो 1870 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, वह भारतीय दार्शनिक विचारक जिनको 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है, वह कौन थे? वह थे स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो शिमला समझौते पर सन 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते हुए थे। अगला प्रश्न है, 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा क्या बनवाया गया था? तो हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा किसके अधीन एक प्रदेश था? तो गोवा पुर्तगालियों के अधीन एक प्रदेश था। अगला प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? वह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन जब शुरू हुआ था तब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए कहाँ पर पहुँचे थे? तो वह तेलंगाना पहुँचे थे। अगला प्रश्न है, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित वह घोषणा पत्र जो भारत पर लागू नहीं किया गया था वह था अटलांटिक घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है, वह राजनेता जिसने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी वह कौन थे? वह थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह 1919 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब घोषित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को घोषित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? वह हैं किशोरी मोहन गांगुली, जिन्होंने महाभारत का अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले अनुवाद किया था और वह पहले भारतीय थे। अगर अंग्रेज की बात की जाए तो वह थे चार्ल्स विल्किंस। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को किससे अधिग्रहित किया था? तो बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने गोवा को अधिकृत किया था। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था किसे? तो कॉलिन मैकेंजी को 1815 ईस्वी में भारत के पहले महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? वह थे बाल गंगाधर तिलक और यह गरम दल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, पारंपरिक गणपति त्यौहार को किसने राष्ट्रीय त्यौहार में बदल दिया तथा इसे एक राजनीतिक रंग दिया था? तो यह कार्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण योजना और उनके वर्षों के बारे में जानेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे अगर पहले योजना की बात की जाए तो वेवेल योजना कब आई थी? 1945 ईस्वी में। अगर हम कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें तो यह 1946 ईस्वी में आया था। अगर हम माउंट बेटन योजना की बात करें तो यह 1947 ईस्वी में आया था, 3 जून 1947, और इसी को जून योजना भी कहा जाता है। अगला है बॉम्बे मिशन जो कि 1944 ईस्वी में आया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना हुई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर कहाँ था? तो भारत का पहला डाकघर बॉम्बे जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है वहाँ पे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे कि अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है वह कहाँ स्थित है? तो यह मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर था वह था एडविन लुटियंस।
अगला प्रश्न है, अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो आसफ उद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किसके साथ हुई थी? तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुई थी। अगला प्रश्न है, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो भारतीय विद्या भवन नामक संगठन की स्थापना के.एम. मुंशी ने की थी। अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1927 ईस्वी में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह या फिर महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, पल्ली आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो पल्ली आंदोलन तमिलनाडु से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई जो कि आरएसएस के सदस्य थे, उनका नाम क्या है? तो नाथूराम गोडसे के पहले भाई थे दत्तात्रेय, दूसरे थे गोविंद और तीसरे थे गोपाल, जो कि आरएसएस से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, किसके और रानी मैरी के 1911 ईस्वी में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था? तो किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की 1911 में भारत यात्रा के दौरान गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो वह क्रांतिकारी नेता थे गोपीनाथ साहा। अब हम कुछ प्रमुख घटनाओं और उनसे संबंधित वर्षों के बारे में जानेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पहले घटना की बात की जाए तो वह था अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 ईस्वी में आया था। हमारा दूसरा प्रस्ताव है क्रिप्स प्रस्ताव, जो कि 1942 ईस्वी में आया था। तीसरा है सीआर फार्मूला, जो कि 1944 ईस्वी में आया था। चौथा है वेवेल योजना, जो कि 1945 ईस्वी में आई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है? तो वह साल है 1971। 1971 से दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो वह है भारत का। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में किसे जाना जाता था? तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। जितने भी गर्म दल के नेता थे उन्हें चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था। उसमें से प्रमुख थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय का निवास स्थल कहाँ पे है? तो लाला लाजपत राय पंजाब के थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 ईस्वी की राजधानी क्या थी? तो 1773 से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी। उसके बाद 1912 ईस्वी में दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1971 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है? तो वह युद्ध था पाकिस्तान चाइना युद्ध, जिसके बाद दिल्ली में अमर जवान ज्योति अनवरत रूप से जलती रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया को किस पारंपरिक शैली में बनाया गया था? तो जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण था वह इंडो सार्सेनिक पद्धति में या फिर शैली में बनाया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो एडविन लुटियंस द्वारा। अगला प्रश्न है, वह वास्तुकार जिसने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया था वह कौन था? वह था जॉर्ज विटेट, जिन्होंने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किया था। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली देश की राजधानी कब बनाई गई? तो 1911 ईस्वी में नई दिल्ली को देश की राजधानी बनाई गई। हालांकि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 ईस्वी में हुई थी और पूर्ण रूप से 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 ईस्वी में भारत का लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया को। और गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन है? जॉर्ज विटेट। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो कि ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम क्या है? इस इमारत का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। अगला प्रश्न है, भारत का वह स्थान जहां शून्य मील का पत्थर या फिर 0 माइल स्टोन देखा जा सकता है, जिसमें कि बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है, वह कहाँ पर स्थित है? वह है नागपुर में। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय संसद भवन की रचना सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के किस गांव को उजाड़ दिया गया? तो वह गांव था गोविंदपुर। गोविंदपुर को फोर्ट विलियम के निर्माण के समय उखाड़ दिया गया।
अगला प्रश्न है, विक्टोरिया टर्मिनल जिसे कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, उसका निर्माण कब किया गया था? तो उसका निर्माण 1888 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो दिल्ली के संसद भवन का निर्माण 1921 ईस्वी से लेकर 1927 ईस्वी के अंतर्गत किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी जिसने कि सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था, वह कौन था? वह था सुल्तान जहां बेगम। अगला प्रश्न है, वह युद्ध जिसमें अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया, वह युद्ध कौन सा था? वह था चिनहट का युद्ध। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? तो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास वकील थे। अगला प्रश्न है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा कब स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगति है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है वह मदर टेरेसा द्वारा 1950 ईस्वी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, वह विषय जो कालिक संश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है, वह विषय कौन सा होता है? वह होता है इतिहास। अगला प्रश्न है, वह औरत जिसने स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, वह महिला कौन है? वह है सरोजनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, गांधीवादी योजना 1944 ईस्वी को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया? तो यह प्रतिपादन श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण मेजर जेम्स रेनेल द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, पहला एंग्लो वर्मा युद्ध कब हुआ? तो 1824 से लेकर 1826 ईस्वी के बीच में पहला एंग्लो वर्मा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? तो खुदाई खिदमतगार संगठन के सदस्य जो है वह लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो किसी भी भारतीय राज्य की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो 1906 ईस्वी में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज जो है वह कोलकाता में फहराया गया। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्र माना जाता था? तो 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान बंगाल को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्र माना जाता था और इसी कारण से बंगाल विभाजन भी अंग्रेजों द्वारा किया गया ताकि वहाँ पनपते हुए राष्ट्रवाद को कम किया जा सके। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसे 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, वह व्यक्ति थे कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी को 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता था? तो बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? वह थी शिमला। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक श्री राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है कब से? तो 18वीं शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने कि 1808 ईस्वी में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और इसके कारण उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? वे थे वेलु थम्पी जिन्होंने त्रावणकोर में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पर पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत ईवी रामास्वामी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर कौन थे? तो भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर जयप्रकाश नारायण थे। हमारा अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मार्टिन ने किसकी स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो डूरंड रेखा की स्थापना के समझौते पर श्री मार्टिमर ने अपने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, वह महानगर या फिर मेट्रो सिटी जिसका नाम स्वतंत्रता के बाद भी
अब तक नहीं बदला गया वह है दिल्ली। अगला प्रश्न है पंजाब के अमृतसर शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पंजाब के अमृतसर शहर को पहले रामदासपुर नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्योमाल अलेभी कहा जाता है? तो वह राज्य है सिक्किम। सिक्किम राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्योमाल अलेभी कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों में किया जाता था? तो वह थे जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ईस्वी में लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है पुरातत्विद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष में अशोक के शिलालेख जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे उनकी व्याख्या की थी? तो वह 1837 ईस्वी में की थी। हमारा अगला प्रश्न है 1866 ईस्वी में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना या फिर गठन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। क्यों किया था? तो भारतीय कल्याण के संवर्धन के लिए, ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए। अगला प्रश्न है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था जिसका कि उद्देश्य क्या था? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस द्वारा जो प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था उसका उद्देश्य था बाल विवाह को निषेधित करना, अर्थात बाल विवाह को रोकना। हमारा अगला प्रश्न है ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले सदस्य थे। अगला प्रश्न है बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया, कब किया गया? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 ईस्वी में पारित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। हमारा अगला प्रश्न है विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है वह भारतीय राज्य जिसको कि 1972 ईस्वी तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था, वह कौन सा था? वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को 1972 ईस्वी तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पोड्या कट्टा बोमन वर्तमान में किस राज्य से थे? तो वह तमिलनाडु राज्य से थे। हमारा अगला प्रश्न है फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 ईस्वी में कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? वह था पुडुचेरी। अगला प्रश्न है सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो 1897 ईस्वी में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न है वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के किस राज्य से हैं? तो सावित्रीबाई फुले भारत के महाराष्ट्र राज्य से हैं। अगला प्रश्न है लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज कब की गई? तो 1818 ईस्वी में सांची की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 9 सितंबर 1960 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न है किसने हमें CR सूत्र दिया था? वो थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी द्वारा CR सूत्र दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया। उसके बाद संबोधित करने वाला वक्ता कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संबोधन दिया था। हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता के बाद पहले उप प्रधानमंत्री हुए और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए थे। अगला प्रश्न है वर्ष 1919 ईस्वी में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? तो कला भवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आंध्र महिला सभा की संस्थापिका थी कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख जो थी वह आंध्र महिला सभा की संस्थापिका थी। अगला प्रश्न है ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वह ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था कौन थी? वह थी इंडियन एसोसिएशन। जैसा कि जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी तो बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और अगले वर्ष ही इंडियन एसोसिएशन और कांग्रेस का विलय हो गया था। इन सब के बारे में हम लोग अपने डिटेल वीडियो लेक्चर में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम अंत में कुछ प्रमुख घटनाओं और उनसे संबंधित वर्षों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था?
1928 ईस्वी में। लेकिन अगर इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था और यह भारत 1928 ईस्वी में आया था। अगला है क्रिप्स मिशन का भारत आना कब आया था? 1942 ईस्वी में। तीसरा है जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। अगला है चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 1922 ईस्वी में, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और असहयोग आंदोलन के परिणाम को कौन नहीं देख पाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 को। अंत में 8वां है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा। तो ये था हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित एनसीईआरटी पॉइंटर सीरीज़। आशा है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और मेरा विश्वास है कि किसी भी परीक्षा के लिए यह आप लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।